बात तुर्की में आए भीषण भूकंप, जनरल परवेज मुशर्रफ और खेल की दुनिया की। तुर्की में सीरियाई सीमा के नजदीक एक दिन में रिक्टर पैमाने पर 7.5 की तीव्रता से अधिक के 2 भूकंप, 1500 से अधिक की मौत। एक दिन में 2 भीषण भूकंप क्यों आए, इसकी भी करेंगे विस्तार से चर्चा। नॉर्थ में एनाटोलियन फॉल्ट है, ये एक्टिव है, इसके ऊपर ये अर्थक्वेक आया है। पूरा तुर्की और ग्रीस जो है ये बिल्कुल एक्टिव सेस्मिक जोन में आते हैं। जानेंगे दिवंगत पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में और उन्हें आखिर कैसे याद कर रहा है पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप में उनका बड़ा किरदार था और वो बहुत करीब लाए थे। हमारा दोनों का मसला मेन कश्मीर का है। ही ऑलमोस्ट सॉल्व दैट इशू। बीबीसी के इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के बारे में भी जानेंगे, लेकिन इन सबसे पहले थोड़ा सा इंतजार और सुनिए अंजुम शर्मा से पूरे दिन की कुछ खास खबरें। संसद में विपक्ष ने अदानी मामले पर एकजुट होकर एक बार फिर से सरकार को आज घेरा। संसद परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा के पास कई विपक्षी दलों के नेता इकट्ठा हुए। विपक्ष ने मांग की है कि सरकार इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराए। जेपीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। अडानी सरकार डाउन 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 डाउन, अडानी सरकार शेक 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 शेक। इस हंगामे के बीच कांग्रेस ने एक ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और प्रधानमंत्री की खामोशी पर सवाल उठाते हुए इसे सरकार की मिली भगत बताया है। इसी बात पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज इस मुद्दे पर बोले। हम दो हमारे दो, सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी, सरकार नहीं मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। ये थे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई। 5 नए जजों में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अमानुल्लाह, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में भूस्खलन से 2 लोगों के मारे जाने और एक के लापता होने की खबर है। हिमाचल प्रदेश के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के हवाले से बताया गया है कि लाहौल और स्पीति जिले के लाहौल सब डिवीजन के चिका दर्रे के पास रविवार की शाम 3 बजे ये भूस्खलन की घटना हुई। मारे गए और लापता सभी लोग सीमा सड़क संगठन यानी BRO के श्रमिक थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के संसदीय ब्लॉक के प्रमुख डेविड अराखामिया ने बताया है कि रक्षा मंत्री एलेक्सी रेजनिकोव के मंत्रालय में भ्रष्टाचार होने के आरोपों के बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख किरिलो बुदानोव अब ये दायित्व संभालेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई ने 10,000 से ज्यादा कैदियों को सशर्त माफी देते हुए कैद से रिहा करने का आदेश दिया है। माफी पाने वालों में हाल के सरकार विरोधी प्रदर्शन करने वाले पुरुष और महिला कैदी भी शामिल हैं। उनका ये फैसला इस्लामी क्रांति की 44वीं सालगिरह के कुछ दिन पहले लिया गया है। चीन की सरकार ने स्वीकार किया है कि शुक्रवार को लैटिन अमेरिका में देखा गया गुब्बारा उसके देश का है। चीन ने दावा किया है कि यह गुब्बारा जासूसी के लिए नहीं बल्कि नागरिकों के इस्तेमाल के लिए है और यह अपने रास्ते से भटक गया था। अमेरिका ने चीन पर इन गुब्बारों की मदद से जासूसी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। साल 2019 में हांगकांग में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ आज से सुनवाई शुरू हो गई है। ये अपनी तरह का सबसे बड़ी सुनवाई है, जिसमें करीब 47 लोगों के खिलाफ विवादास्पद नेशनल सिक्योरिटी कानून का उल्लंघन करने का आरोप है। और भारत के संगीतकार रिकी केज ने अपने हालिया एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए अपना 3रा ग्रैमी अवार्ड जीता है। उन्हें यह पुरस्कार बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम कैटेगरी में ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर स्टीवर्ट कूपलैंड के साथ दिया गया है। 3 ग्रैमी पाने वाले वो पहले भारतीय हैं। वहीं अमेरिका की मशहूर सिंगर और डांसर बेयोंसे ने 32वां ग्रैमी अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। बीबीसी हिंदी का ये न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है, जो सोमवार से शुक्रवार भारतीय समय अनुसार रोजाना शाम
शाम 7:30 लाइव होता है, जिसे आप bbchindy.com के लाइव पेज और पॉडकास्ट सेक्शन के साथ साथ BBC हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा ये पॉडकास्ट गाना, जियो सावन और स्पॉटिफाई जैसे मोबाइल ऐप्स पर भी उपलब्ध है। और अब बात ऐसी आपदा की जो तुर्की और सीरिया के लोगों के ऊपर कहर बनकर टूटी है। अंजुम, तुर्की और सीरिया की सीमा पर सुबह और दोपहर को 2 भयंकर भूकंप आए हैं और आज सुबह की बात करें तो स्थानीय समय अनुसार तकरीबन 4:15 बजे के करीब सीरियाई सीमा के नज़दीक दक्षिण पूर्वी तुर्की में जो है रिक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया है। शायद उसके बाद जो आप कह रहे हैं वहीं 2:30 बजे के करीब 7.5 तीव्रता का एक दूसरा भूकंप आया, यानी एक के बाद एक भूकंप आ रहे हैं। वहां पर कई झटके लगे, लेकिन ये जो दो बड़े झटके हैं वो 7.5 तीव्रता के ऊपर के हैं। और अब तक जो है बताया जा रहा था कि 1500 लोग मारे गए हैं, लेकिन अभी अभी आंकड़ा जो बदल गया है अंजुम, और जो तुर्की की डिजास्टर एजेंसी उसने बताया कि तुर्की में केवल 1121 लोगों की मौत हुई है और सीरिया में जो है वो 783 लोगों की मौत हुई है, यानी कि कुल मिलाकर 1900 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है तुर्की और सीरिया में। तुर्की में मरने वालों का आंकड़ा सबसे बड़ा है। और ये तो आप मौत के आंकड़े बता रहे हैं, शायद अगर मौत का आंकड़ा इतना बड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि जो बेघर हुए लोग हैं उनका आंकड़ा कितना बड़ा होगा। हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं, बेघर हो गए, हजारों इमारतें ढह गई हैं, गांव कस्बे शहर में राहत और बचाव का काम जारी है। लोग दबे हुए हैं, राहत बचाव कार्य जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है अंजुम। अगर जिस भूकंप की बात कर रहे हैं, अगर उसकी बात करें तो वो जो है वो कहरामान मारस क्षेत्र में आया है और ये जो दोपहर का भूकंप है, और जबकि सुबह का जो भूकंप आया था वो गाजियानटेप में आया था। दोनों ही इलाके जो हैं वो दक्षिण पूर्व तुर्की में आसपास ही हैं। और जो सुबह को भूकंप आया था उसके बाद आफ्टर शॉक भी आए थे, लेकिन ये जो भूकंप आए हैं लगातार 2 भूकंप, इसके झटके जो है वो साइप्रस, इसराइल, फिलिस्तीन और लेबनान तक महसूस किए गए इसके झटके जो हैं। और अगर आप इसको देखें तो भूकंप के बारे में बहुत सी जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि पहला भूकंप 4:17 के करीब आया, जिसका केंद्र कहमान मारश पजारिका था। तो तुर्की के गृह मंत्री सुलेमान सोयलू ने भूकंप की पूरी जानकारी दी है। Sabah saat 04:17 civarında 7.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. सुलेमान कह रहे हैं कि 4:17 पर भूकंप आया, जिसका केंद्र कहमान मारश पजारिक था। कहमान मारश हेटे, गेजियनटेप, ओस्मानिये, आदियमान, सनल उर्फा, मलेतिया, अदाना, दियार बकीर और किलिस प्रांत इससे प्रभावित हुए हैं। इस समय सभी गवर्नर अपनी ड्यूटी पर हैं। पुलिस, तुर्की सुरक्षा बल, आपदा और आपातकालीन टीमें, तुर्किश रेड क्रीसेंट और राहत बचाव की टीमें इस क्षेत्र में भेजी गई हैं। तो शाहिद गृह मंत्री हैं जी सुलेमान सोयलू हैं, उन्होंने तमाम वो इलाकों की बात की और साथ में उन तमाम गवर्नर और राहत बचाव टीमों लोग काम पर लगे हुए हैं। और तुर्की और सीरिया के लिए जो है वो अंजुम दुनिया भर से लोग अपना गम जो है वो बयां कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ट्वीट करके इस आपदा पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि भारत तुर्की के लोगों के साथ खड़ा है और हर इस संकट से उबरने में हर संभव मदद करने को तैयार है। जो भारत के अलावा जो है फ्रांस, जर्मनी, इसराइल और अमेरिका ने भी जो है वो मदद का प्रस्ताव दिया है तुर्की को, और ये भी कहा जा रहा है कि भारत से राहत बचाव सामग्री भेजी जा रही है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयप अर्दोआन ने जानकारी दी है कि 45 देशों ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। यूरोपीय यूनियन, नीदरलैंड्स और रोमानिया अपनी राहत बचाव की टीम जो है वो तुर्की भेज रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी मदद का प्रस्ताव किया है। अर्दोआन ने राहत बचाव कार्य के बारे में कहा, devletimiz deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. अर्दोआन कह रहे हैं भूकंप के बाद देश की सभी एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की। तुर्किश सैन्य बलों और म्यूनिसिपल बॉडीज को तुरंत ड्यूटी पर बुलाया गया है। हम राहत और बचाव के काम को पहले कर रहे हैं। तकरीबन 9000 लोग इस काम में लगे हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो ये है तुर्की के राष्ट्रपति, तो उन्होंने ये बातें कही हैं। लेकिन अगर हम अब बात करें 1900 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अंजुम, और भूकंप के जो है वो अलग अलग वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। बड़ा भयानक मंजर हैं, इमारतें हिल रही हैं। तो लोगों ने क्या कहा है? दक्षिण पूर्व तुर्की के दियार बाकीर शहर के लोगों ने भूकंप के हालात के बारे में बताया है।
Şu an enkaz altında kalan kardeşlerimiz var. Hatta binada oturan bir yakın arkadaşım vardı. Çocuklarını üst kattan kurtarmışlar. Kızının kolu sadece kırılmış. एक शख्स कह रहे हैं कि मलबे में अभी भी लोग दबे हुए हैं। इस अपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त रहता है। इमारत के टॉप फ्लोर से उसके बच्चों को बचाया गया है। उसकी बच्ची का हाथ टूटा है। हमने देखा है कि ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों के साथ क्या हुआ। ईश्वर उनको शीघ्र स्वस्थ करे। एक दूसरे शख्स अंजुम कह रहे हैं कि जब वो सो रहे थे तब उनकी पत्नी ने उन्हें उठाया। झटके बहुत खतरनाक और डरावने थे। हम हर जगह से अलग अलग आवाजें सुन रहे थे। भूकंप के झटकों को रुकने में पूरे 2 मिनट लगे। यानी कि अब कैसा मंजर रहा होगा, 2 मिनट तक इमारतें हिलती रही। मतलब आप अगर सोचें तो मतलब आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं और हाथ पर कांप सकते हैं। अगर सीरिया की बात करें तो शाहिद एलेप्पो, लताकिया, हामा और टाटस में भीषण तबाही की खबर है। उत्तर सीरिया में अधिकतर लोगों की मौत हुई है, जिनमें विद्रोहियों के कब्जे वाला बड़ा इलाका है। साथ ही इस पूरे क्षेत्र में सीरियाई शरणार्थियों की बड़ी संख्या है जो कैंपों में रह रही है। अगर आपने मैप देखा हो, जो सीरिया और तुर्की का जो मैप है, जो ये पूरी बाउंड्री थी जो थी जहां पर ये भूकंप आया और लोग जो है तुर्की की तरफ भागे और तुर्की में भी भयानक मंजर था। और वो जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो वहीं सीमा के नजदीक से गुजरती है, जहां पर दोनों जगह बहुत तेज भूकंप आए। ये एनातोलियन प्लेट है शाही, जो यूरोशियन और अरेबियन प्लेट से मिलकर बनी हुई है और उसी प्लेट पर जो है पूरा का पूरा तुर्की है। और कहा जा रहा है कि अधिकतर लोगों की मौत सीरिया में ही हुई है, जो सीरिया के लोग हैं। उत्तर पश्चिमी सीरिया के जिंदायरिस में खालिद अल होम्सी नाम के एक शख्स ने भूकंप के उस मंजर के बारे में बताया। الهز من كتر قوة الهز ما نحسن ننزل نركض على الدرج أو شيء ما نحسن في واحد يشيل أولاده أنا ابني وقع عليه الحيط। खालिद कह रहे थे कि भूकंप इतना तेज था कि वो सीढ़ियों से उतर भी नहीं सकते थे। एक दीवार उनके बेटे पर गिरी, उनकी पत्नी नीचे गईं और उन्होंने अपने बेटे को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। उन्होंने अपनी बेटी को बचा लिया और जब बेटे को बचाने गए तो इमारत ढह गई। तो ये एक हालात हैं सीरिया के एक शख्स ने बताया। अभी हम जिस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स की बात कर रहे थे, बिल्कुल शायद सवाल ये है कि एक के बाद एक 2 भूकंप के झटके बड़े आए हैं, बीच में और भी भूकंप के झटके आए उस पूरे इलाके में। अगर आप देखें जो ये इलाका है, तो ये एक के बाद एक क्या इतने बड़े भूकंप के झटके आना, ये क्या बतलाता है? आखिर वहां पर भूकंप के ये झटके या भूकंप इतना तेज 7.5 की तीव्रता से ऊपर का आ क्यों रहा है? इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। तो मैंने इसके लिए बात की डॉक्टर सुशील कुमार से, जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में वैज्ञानिक हैं। बेसिकली जब अर्थक्वेक आता है तो बहुत सारे अदर जो सराउंडिंग उसके जो रीजन्स होते हैं उन्हें भी अनस्टेबल कर देता है, जो धीरे धीरे सेटल्ड होते हैं। और ये सेटलिंग जो है महीनों और कभी कभी सालों में भी चली जाती है। इसका लाइव एग्जांपल ये है कि ग्रेट आसाम अर्थक्वेक आया था 1950 में। असम की बात कर रहे हैं? हाँ, असम की 1950 में 8.4 मैग्नीट्यूड का था वो। और उसके पूरे 1 साल बाद वहीं पर 1951 में अर्थक्वेक आया उसी रीजन में, और उसका मैग्नीट्यूड भी 8.1 था। तो तरह की मैग्नीट्यूड पर अक्सर देखा गया कि कुछ महीनों तक आते हैं इस तरह से सेटलिंग के कारण ये आफ्टर शॉक्स आते हैं। इसे नया भूकंप न माना जाए, ये बेसिकली आफ्टर शॉक्स होते हैं उसकी। लेकिन आफ्टर शॉक्स आमतौर पर बहुत कम इंटेंसिटी के देखे जाते हैं, यहाँ तो मैग्नीट्यूड नहीं, ऐसा नहीं है। 7 मैग्नीट्यूड, चूंकि 8.4 मैग्नीट्यूड है इसका, 7 मैग्नीट्यूड तक के इवेंट आ सकते हैं वहाँ पर। वो डिपेंड करता है कि वहाँ की बेसिकली जियोलॉजी उस रीजन की कैसी है, किस तरह से बनावट है और कितनी बेसिकली एनर्जी रिलीज हो सकती है, इस पर डिपेंड करता है। रॉक के स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि साइज और जो रेटिंग ऑफ अर्थक्वेक्स होता है वो जो जितनी स्ट्रांग रॉक होगी और वो ब्रेक करेगी उतना ही ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी वो रेडिएट करेगी फिर। लेकिन ये पूरा रीजन तो, जिसको हम, अगर मैं सही हूँ तो एनातोलियन प्लेट पर है ना, जहाँ पर अरेबियन और अफ्रीकन प्लेट की शिफ्ट पर शायद तुर्की में यूरेशियन बेसिकली हो क्या रहा है वहाँ पर? अरेबियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है और यूरेशियन प्लेट से इसका कोलिजन हो रहा है। और ईस्ट में ये है माइक्रो प्लेट तुर्की की, और ये ईस्ट में स्क्वीज हो रही है उस मूवमेंट के कारण। तो ये जो नॉर्थ में एनातोलियन फॉल्ट है ये एक्टिव है, इसके ऊपर ये अर्थक्वेक आया है, क्योंकि ये पूरा तुर्की और ग्रीस जो है ये बिल्कुल एक्टिव सेस्मिक जोन में आते हैं। जैसे हिमालय में ये पूरी हिमालयन बेल्ट सेस्मिकली एक्टिव है जी। नेपाल में भी जो अर्थक्वेक आया तो प्रोफेसर एस गुप्ता जो NGRI के डायरेक्टर, उन्होंने भी बताया था कि भाई 5 से 7% ही एनर्जी रिलीज हुई, उसमें और भी एनर्जी रिलीज हो सकती है। इस तरह से जैसे उत्तराखंड के बीच में हम सेस्मिक गैप में मानते हैं उत्तराखंड को, तो इतनी डेप्थ से इवेंट आ रहा है तो उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, उसे एनर्जी को कोई चांस नहीं कि कुछ भी कर सके। मैं यही पूछने वाला था, जो इवेंट आता है अगर बहुत ज्यादा डेप्थ से आए
तब ज्यादा हाई चांसेस होते हैं या कम डेप्थ से आए तब ज्यादा हाई चांसेस होते हैं? नहीं, देखिए सिंपल सी बात है, यदि शैलो डेप्थ से आएगा तो उसका जो एरिया होगा वो कम होगा, मतलब चारों तरफ जो स्प्रेड होगा वो कम होगा, लेकिन एक एरिया को बहुत ज्यादा जो उसके ऊपर बैठा होगा सिटी या विलेज, उसे सबसे ज्यादा हिट करेगा वो। और जितनी डेप्थ से होगा उसका कोण उतना ही बड़ा होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा रेडिएट होगी इधर उधर, तो वो किसी सिटी को बहुत ज्यादा लॉस नहीं करेगा यदि ज्यादा डेप्थ से। जैसे अफगानिस्तान में बहुत सारे डीप इवेंट आते हैं, दिल्ली को भी हिला देते हैं। यानी जितनी गहराई में उसका केंद्र हाँ, वो रहेगा दूर तक जाएगा, वो उतनी दूर तक जाएगा, पर हाँ अफेक्ट कम करेगा, क्योंकि Affect वो कम। एनर्जी जो होती है उतनी ही डिसिपेट होती है जितनी डिस्टेंस उसे मिल जाती है। तो भूकंप के लिहाज से तुर्की दुनिया के सबसे अधिक संवेदनशील इलाकों में आता है। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार, जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी में वैज्ञानिक है। तो ये तो सुशील कुमार बता रहे थे। और अंजुम, इस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जिस टेक्टोनिक प्लेट्स की ये बात कर रहे थे, जिस तरीके की प्लेटें हैं, वहीं से एक तेल और गैस पाइपलाइन गुजरती है, वहां पर बड़ा धमाका हुआ है, बड़े खतरनाक मंजर नजर आ रहे हैं, आग लगी हुई है हर जगह, लेकिन अभी इसकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई कितना नुकसान हुआ है। वहीं जो अर्दवान है तुर्की के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा है कि 1939 के बाद से देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक 1939 की आपने बात की शायद, जब तुर्की में भूकंप आया था उस समय लगभग 30,000 लोग उसमें मारे गए थे, लगभग 30,000। उसके बाद 2020 में एक भूकंप आया, 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। उसके बाद एक और भूकंप आया एजियन सागर में, 114 लोगों की मौत हुई थी। और 1999 में एक भूकंप आया था जिसमें 17,000 से अधिक लोग मारे गए थे, वो दूजा इलाके में। और अभी तक जो है वो कुल 1900 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 1121 लोग तुर्की में और 783 लोग सीरिया में मारे गए हैं। तो ये BBC हिंदी का न्यूज़ पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। आगे पॉडकास्ट में क्या होगा जानेंगे। तो उसी टाइम में हम हिल से लकड़ी लेके और नदी में जाके पानी उठा के लेके आना, वो सब करते थे। तो वो लोग 2-3 बार जाके लेके आते थे, तो मैं एक बार में जाके लेके आते थे। लौट आया है BBC का इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। जानेंगे कौन कौन महिला खिलाड़ी हैं इसकी दावेदार। इसके साथ ही जानेंगे पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में। लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं यूट्यूब और फेसबुक का, जहां लगातार लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तौहीद अहमद कहते हैं कि तुर्की का जो भूकंप है वो दुखद प्राकृतिक आपदा है। असित कुमार सिंह कहते हैं कि वो विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं कि इंसान को इंसान से भाईचारा, और यही पैगाम हमारा। वहीं शंभू शरण लिख रहे हैं कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन के विशेषज्ञ ने जो जानकारी दी है, एक चित्र बनाकर प्रस्तुत किया है, उसे समझे जाने में सहूलियत होगी अगर दिया जाए। तो वो बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर मैप और ये सारी चीज़ें साथ साथ दी जाएं तो ज़्यादा समझने में आसानी होगी शायद। इसके बारे में आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर ज़रूर आएँ, वहाँ पर विस्तार से हम सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ देते हैं और कोशिश करेंगे इस बात को भी वहाँ दिखाएं। परमवीर रावत लिख रहे हैं तुर्की और सीरिया में भूकंप आए, इससे दोनों मुल्कों में के अवाम में भय व्याप्त है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आपदा को रोक दें, वो ईश्वर से प्रार्थना बिल्कुल। कश्यप ज्योति कहती हैं कि जहां ज्यादा भूकंप आता है, जो भूकंप का केंद्र है, वहां सरकार को जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि भूकंप से कैसे बचा जाए। और एक अंतिम कमेंट पढ़ूं, शाहिद मनोहर चमोली मनु हैं, हमारे पुराने श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं BBC रेडियो को याद करता हूं तो पिताजी याद आ जाते हैं। तब BBC की रेडियो पर 4 सभाएं आती थीं और अब एक आ रही है जिसे वो 3 पीढ़ियों से सुन रहे हैं लगातार। तो ये BBC हिंदी का पॉडकास्ट है। आप अगर इसे लाइव नहीं सुन पा रहे हैं तो जियो सावन, स्पॉटिफाई और गाना जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बाद में डाउनलोड करके सुन सकते हैं। और अगर कमेंट करना चाहते हैं तो लाइव सुने और यूट्यूब और फेसबुक पर कमेंट करें। बिल्कुल। और मैं कहता हूं कि इसको जरूर शेयर भी करें। शेयर करना बहुत जरूरी है, लोगों तक ज्यादा तक पहुंचे। अब बात करते हैं, कल एक बड़े शख्स, पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह और जनरल रहे परवेज मुशर्रफ का देहांत हो गया। पूर्व सेना प्रमुख और पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, 79 साल के थे। लंबी बीमारी के बाद दुबई के एक अस्पताल में शायद उनका देहांत हुआ। बीते साल ये खबर आई थी कि उन्हें इसको मैं हमेशा गलत पढ़ता हूँ एमिलोइडोसिस। जी, एमिलोइडोसिस नाम की एक जटिल बीमारी थी। जो ये एमिलोइडोसिस है, ये इंसान के शरीर में शायद एक तरह का प्रोटीन बढ़ने की वजह से ये बीमारी होती है, जिसे एमिलोइड कहा जाता है। और इस बीमारी में इंसान का जो शरीर है, उसके जो अंग है, वो निष्क्रिय होने लगते हैं। तो उनको इसी तरीके की बीमारी थी। वो पाकिस्तान इसके लिए आना चाहते थे, लेकिन परिवार ने कहा था कि पाकिस्तान में इसकी दवा मिलना बहुत मुश्किल होता है। और वो दुबई में काफी समय से रह रहे थे जब से पद छोड़ा था, और बहुत कुछ चीजों के लिए वो पहचाने जाते हैं। भारत से संबंध दिल्ली में पैदा हुए। बिल्कुल, दिल्ली में पैदा हुए। 11 अगस्त 1943 की पैदाइश है। पुरानी दिल्ली में अविभाजित भारत था। विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के कराची में चले गए, लेकिन उसके बाद वो 1949 से 56 तक शायद तुर्की में रहे।
आज हम हाँ, तुर्की की ही बात कर रहे हैं और तुर्की से उनका में जुड़ाव रहे। रहा है। 1964 में उन्होंने सेवा ज्वाइन की। अब सवाल उठ सकता है कि गए पाकिस्तान तो तुर्की में क्यों रहे? तो दरअसल जो जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, उनके पिता सैयद मुशर्रफ एक राजनयिक थे, राजदूत थे, तो उनकी पोस्टिंग वहाँ पर थी। इसके बाद आर्टिलरी, इन्फेंट्री और कमांडो यूनिट्स में कई पदों पर काम किया। इससे पहले उनके बारे में और आगे बताएं कि राष्ट्रपति के रूप में उन्हें कैसे याद किया, कैसे उस पद तक पहुंचे। एक बार पाकिस्तान के लोग उन्हें किस तरह से याद कर रहे हैं, सुन लेते हैं। इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप में उनका बड़ा किरदार था और वो बहुत करीब लाए थे। हमारा दोनों का मसला मेन कश्मीर का है। ही ऑलमोस्ट सॉल्व दैट इशू। थोड़ा बहुत उन्होंने कोशिश किया कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। ओवरऑल तो पाकिस्तान को आज दौर में ही नुकसान पहुंचा है जब अमरीत आई है। बहुत कुछ उनके टाइम में तो बहुत कुछ स्टेबल था, जो अभी स्टेबल नहीं है, लेकिन एक दो पॉलिसी उनकी थी अमेरिका से रिलेटेड जो अभी तक अफेक्ट कर रही हैं। उनके जब तक वो थे इक़्तिदार में तब तक सही लग रहा था, चीज़ें थीं, लेकिन उनके जाने के बाद जो हालात बने और जो दहशतगर्दी आई तो उसको देख कर तो यही करता है कि ये मतलब फ़ायदा नहीं था इसका। इंडिया के साथ उन्होंने दोस्ती का भी हाथ बढ़ाया, तजारत शुरू हुई, खासकर कश्मीरियों को मिलाया। 3 पॉइंट उन्होंने खोले थे, रावला कोट वाला, ये उड़ी वाला को था तितरी नोट, तो ये पॉइंट उन्होंने खोल के कश्मीरियों को, जो ख़ानदान 60-70 साल से आपस में कुछ लोग हिजरत करके इधर आ रहे थे, उन्होंने उनको आपस में मिलाया। उनके लिए वीज़ा नहीं बल्कि एक परमिट लेके लोग इधर से उधर जाते थे, उधर से इधर आते थे। ये एक बहुत बड़ा कारनामा था, उन्होंने लोगों को आपस में मिलाया। तो भारत पाकिस्तान के संबंधों के लिए भी याद किया जाता है, लेकिन उससे पहले भी बहुत कुछ चीजें हुई। करगिल हुआ, और करगिल से पहले भी बहुत करगिल से पहले 1965 और 1971 की लड़ाई में जनरल परवेज मुशर्रफ शामिल थे। 1965 के युद्ध में हिस्सा लेने के लिए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड से पाकिस्तान ने नवाजा था शाहिद, और 1999 में तख्ता पलट कर दिया उन्होंने और खुद को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किया। वो समय सबको याद है, वो वाला पाकिस्तान की राजनीति में एक बहुत बड़ा समय था। नवाज शरीफ की सरकार को, और उसी वक्त कारगिल भी हुआ, बिल्कुल, और कारगिल में पाकिस्तान की एक तरीके से हार हुई कहते हैं। जनरल मुशर्रफ ने बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था जिसको होती है और संविधान, उसको निलंबित कर दिया शाहिद, और साल 2002 में राष्ट्रपति पद के लिए जनमत संग्रह करवाया और उसके बाद वो राष्ट्रपति बने। 2007 में फिर से राष्ट्रपति चुने गए। सत्ता से हटने पर पाकिस्तान में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन होने लगे और साल 2008 में वो लंदन चले गए। लेकिन इसके बाद तकरीबन 5 साल बाद वो वापस आते हैं, आम चुनाव के लिए लौटते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और 2017 में उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति बेनज़ीर भुट्टो की हत्या में कथित तौर पर हाथ होने के आरोप उन पर लगे रहे, आपातकाल लगाने के उन पर आरोप लगे, संविधान निलंबित करने के लिए साल 2019 का दिसंबर का महीना था जब उन्हें मौत की सजा तक सुना दी गई। यानी गंभीर देशद्रोह का मामला उन पर चला। फिर तबीयत खराब हुई, दुबई गए और वहां पर अब कहा जा रहा है कि उनका शव जो है वो कराची लाया जा रहा है और कराची में उनका शव दफनाया जाएगा, और कब तक पहुंचता है इसमें अभी कोई, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के लोग हों चाहे हिंदुस्तान के लोग, एक स्तर पर तो भारत के साथ हाथ मिलाए जाने की तारीफ उनकी करते हैं कि वाजपेयी सरकार के दौरान उन्होंने किस तरीके से आगरा समिट हुआ और इधर से वाजपेयी बस लेकर गए और बहुत कुछ हुआ। लेकिन वो नवाज शरीफ के टाइम पे हुआ, लेकिन उसी दौरान फिर मुशर्रफ भी आए और मुशर्रफ के दौरान भी वाजपेयी मुशर्रफ की बड़ी तारीफ। और आपने कश्मीर के मामले में वहां के लोगों की राय सुन ही ली कि ही ऑलमोस्ट रिजॉल्व दैट इशू, वो ये वहां के लोगों का मानना है। आखिर ये दुनिया छोड़ के चले गए परवेज मुशर्रफ और अब कराची में उनका शव दफनाया जाएगा। और अब बात करते हैं अंजुम बीबीसी के इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की, जिसकी घोषणा हो गई है और इस सूची में 5 महिला खिलाड़ी दावेदार हैं और ये इस अवार्ड का 4था साल है। क्या है ये पुरस्कार, बता रही हैं बीबीसी की भारतीय भाषाओं की टीवी एडिटर और इस प्रोजेक्ट को लगातार 3 साल से लीड कर रही वंदना। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर लंबा नाम है। ये जो है एक इनिशिएटिव है। इसका मकसद है कि जो भारत की महिला खिलाड़ी हैं उनका संघर्ष, उनकी उपलब्धियां, उन्होंने जो हासिल किया है, उनके जो मुद्दे खुले में आते नहीं, इन सब पे बात हो और महिला खिलाड़ियों के जज्बे का जश्न मनाया जाए। ये इसका एक मकसद है। ये 4था साल है, हैट्रिक पूरा करने के बाद अब ये जो इनिशिएटिव है 4थे साल में आ गया है। और आज एक कार्यक्रम में दिल्ली में जहाँ विजेंद्र सिंह थे, अंजुम चोपड़ा जूम पे थी और जो पैरा एथलीट है एकता जो एशियन गेम्स में मेडल जीत चुकी हैं, वो सब थे। और 5 जो टॉप नॉमिनीज हैं उनके नाम आज बताए गए, जिसमें कि नाम है साक्षी मलिक, विनेश फोगाट,
मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, निखत जरीन। तो ये 5 हैं। ज्यूरी है एक जो देश भर से करीब 40 सदस्य हैं जो बहुत नामी गिरामी जो खेल पे लिखते हैं, पत्रकार हैं, वो इन नामों को चुनते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा नॉमिनेशन मिलता है। तो ये 5 नाम हैं और अब दारोमदार लोगों पे है। वो कैसे लोग चुन सकते हैं इनमें से विजेता को? जी बिल्कुल, बहुत से लोग इन खिलाड़ियों को उनको फॉलो करते भी रहे होंगे, और अगर आपने नहीं भी किया है तो BBC हिंदी पर जाएं, वहाँ आप कोई भी कहानी जो स्टोरी है उसको अगर आप क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा एक बैनर कि अपनी पसंदीदा खिलाड़ी को चुनिए। जैसे ही आप उसको खोलेंगे आपको ये 5 के नाम दिखेंगे और आपको वोट नाउ पे चुनना है जो आपकी मनपसंद है। अगर आप वेबसाइट पे कम जाते हैं और फेसबुक पे या ट्विटर पे ज्यादा जाते हैं तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। और इन दावेदारों के बारे में हम BBC हिंदी की वेबसाइट और बाकी हमारी भारतीय भाषाओं की वेबसाइट पे भी जान सकते हैं इन सारे दावेदारों के बारे में। जी, हर एक की कहानी को अच्छे से वीडियो में हमारे सारे सहयोगियों ने बताया है, तो आप सबकी कहानी खुद से देखें, परखें और फिर समझें कि आपको किसे वोट देना है। और वोट देने की जो मियाद है वो आज से शुरू हो चुकी है। 20 फरवरी रात 11:30 बजे तक आप वोट कर सकते हैं। और आपने किसको जिताया इसकी घोषणा होगी 5 मार्च को एक कार्यक्रम में। तो ठीक है, 5 मार्च तक इंतजार किया जाता है कि कौन इस बार का इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का विजेता होता है। और इस हफ्ते हम लगातार इन 5 खिलाड़ियों की कहानियां सुनने वालों तक लेके आएंगे। जैसा कि वंदना ने बताया कि इस हफ्ते हम 5 खिलाड़ियों की जो है कहानी लेकर आएंगे। तो शायद वंदना जैसे बता रही थी 5 खिलाड़ी हैं, तो जैसा कि हमने जाना कि 5 दावेदारों से मिलवाएंगे, तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू से। अपने मजबूत कंधों पर लाखों लोगों की उम्मीदों का भार उठाती मीराबाई चानू। कभी गांव में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां ढोने वाली मीराबाई आज कॉमनवेल्थ और ओलंपिक चैंपियन हैं। तो उसी टाइम में हम हिल से लकड़ी लेके और नदी में जाके पानी उठा के लेके आना, वो सब करते थे। तो वो लोग 2-3 बार जाके लेके आते थे, तो मैं एक बार में जाके लेके आते थे। वेट लिफ्टिंग का हॉल था, उसमें पूरा 1-2 घंटा में देखते रहे। सब लोग इतना चिल्ला के ट्रेनिंग कर रहे थे, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो और भी मुझे इंटरेस्ट हो गई वेट लिफ्टिंग जाने का। भारतीय वेटलिफ्टिंग की इस पावर गर्ल ने कई मुश्किलें झेली हैं। बहुत कम खाना मिलते थे, हफ्ते में 2-3 बार ही मुझे खाते थे, मिलते थे। मतलब बाहर का मूवमेंट बहुत फर्स्ट क्लास है। 2017 में तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए मीराबाई ने बहन की शादी तक छोड़ दी। 2 साल तक वो घर नहीं गई। नवंबर 27 को दीदी की शादी थी, तो मैं बोला दीदी को पहले आपका शादी पोस्टपोन हो सकती तो प्लीज़ करो, क्योंकि मेरा वर्ल्ड चैंपियन से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैंने रियो ओलंपिक में मैंने फेल किया था, तो इसी का जो नहीं हुआ है मेडल, तो मुझे वर्ल्ड में दिखानी थी करके। शादी का भी बहुत सारे वो होते हैं, वो नहीं हुआ। वो दीदी का शादी भी मैंने मिस किया पर मैंने मेडल लेके दीदी का गिफ्ट दिया। 2022 में मीराबाई ने फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर जीता है। महिला वेटलिफ्टरों से मीराबाई कुछ खास कहना चाहती हैं। लड़की बहुत कुछ कर सकती है, कोई कमी नहीं है लड़कों से। ऐसे बोलती ना वेट लिफ्टिंग में लड़की नहीं कर सकती, बॉडी खराब होगी, बहुत सुना है मैंने। ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही रहेगी, मैं भी ऐसे ही हूँ। 4 फुट 11 इंच वाली छोटे कद की ये वेटलिफ्टर फिलहाल पेरिस ओलंपिक के लिए बड़े सपने बुनने में जुटी है। प्रेम भूमिनाथन के साथ वंदना, BBC पटियाला। तो ये थी मीराबाई चानू, जो इस साल BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के 5 दावेदारों में से एक हैं। और अब बात खेल की, और खेल की खबरों के साथ हमारे साथ स्टूडियो में हैं आदेश कुमार गुप्त। आदेश जी, खेल में क्या है?
देखिए अंजुम, क्रिकेट की खुमारी थोड़े दिनों बाद शुरू होने वाली है और किस तरह की खुमारी होगी वो बाद में बताएंगे। लेकिन टेनिस के कोर्ट पर इसी बीच भारत डेविस कप के विश्व ग्रुप प्ले ऑफ मुकाबले में डेनमार्क से 3-1 से हार गया। इसके साथ ही भारत विश्व ग्रुप 2 में खिसक गया है। उधर आईसीसी विमेंस 2020 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 10 तारीख से होने जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय महिला टीम ग्रुप बी में है और वहाँ है इंग्लैंड, आयरलैंड, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज। भारत का पहला मुकाबला 12 तारीख को पाकिस्तान से होगा और 13 फरवरी को विमेंस आईपीएल लीग की नीलामी होगी। इस बीच भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल साउथ अफ्रीका में, वहां उन्होंने कहा अभी तो हमारा फोकस पाकिस्तान से होने वाले मुकाबले पर है। आईपीएल की नीलामी देखी जाएगी। उधर भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट मैच में 2-2 हाथ करेंगे नागपुर में और 9 फरवरी से ये पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड बाएं पैर में चोट के कारण बाहर हैं। सबकी निगाहें रहेंगी भारत के बल्लेबाज, ये कहेंगे बल्कि सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में एक विराट कोहली पर, क्योंकि उनके बल्ले से टेस्ट क्रिकेट में 2019 के बाद से कोई शतक नहीं निकला है। उधर एक दिलचस्प बात है, क्योंकि शिवनारायण चंद्रपाल को तो आप सभी जानते हैं बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जानते हैं उनके आंखों के नीचे लगे स्टिकर की जी, ताकि और बल्लेबाजी खड़े करते, बल्लेबाजी जिस तरीके से खड़े होकर करते थे वो इसलिए ताकि जो फ्लड लाइट है वो उनकी आंखों पर ज्यादा ना पड़े। और उनके जो सुपुत्र हैं तेज नारायण चंद्रपाल, उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 207 रनों की नाबादवारी खेली, जिसकी बदौलत वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट मैच में 447 रन बनाए, 6 विकेट के नुकसान पर पारी समाप्ति की घोषणा की। यानी कि आदेश जी पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं जी, अब तो आगे निकल रहे हैं क्योंकि ये तीसरे टेस्ट मैच है उनका। उनके अलावा क्रेग ब्रेथवेट ने भी 182 रन बनाए और थोड़ी देर पहले जिम्बाब्वे ने 84 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर। और इतने रैपिड फायर न्यूज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और दिन भर पूरा दिन पूरी खबर के पॉडकास्ट में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के दौरान स्टूडियो की जिम्मेदारी थी रविशंकर कुमार के पास और तुर्की के सारे अपडेट्स के लिए आइए bbchindi.com पर। मुझे यानी मोहम्मद शाहिद और अंजुम शर्मा को दें इजाजत। नमस्कार।